नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से कुछ खास खबरों के साथ। देहरादून में आयोजित कृषक संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। तो वहीं कार्यक्रम में सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त की धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण कर पर पीएम का आभार जताया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में करीब 8,28,000 लाभार्थियों के खाते में धनराशि हस्तांतरित की गई है। इस मौके पर सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के उत्थान के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। आज जहां एक और सभी प्रमुख फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में अभूतपूर्व वृद्धि करके किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्रदान किया जा रहा है, वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, फसल रोगों और कीटों से होने वाले नुकसान हेतु प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के द्वारा खेतों की मिट्टी की वैज्ञानिक जांच कर किसानों को पोषक तत्वों की कमी और आवश्यक उर्वरकों की जानकारी भी दी जा रही है, जिससे उपज की गुणवत्ता और भूमि की उर्वरता दोनों में सुधार हो रहा है। ऐसे अनेक योजनाएं। इतना ही नहीं, आज इस बजट में कृषि को विकास का प्रमुख इंजन मानते हुए जहां एक और किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, वहीं किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ प्राकृतिक कृषि को सिंचाई और कृषि तकनीकों के विकास पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कृषि क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए 14,000 करोड़ रुपए की लागत से 7 नई परियोजनाओं पर भी काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, राज्य के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम अनेक काम किसानों के उत्थान के लिए कर रहे हैं, जहां किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं कृषि उपकरण खरीदने के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत 80% की सब्सिडी भी प्रदान कर रहे हैं। अभी हमने नहरों से सिंचाई को पूरी तरह से सिंचाई के लिए मुक्त करने का काम किया है। साथ ही किसानों की आयु बढ़ाने के लिए पॉली हाउस के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। इसके साथ ही जहां हम गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस प्रदान कर रहे हैं, वहीं गन्ने के रेट में भी 20 रुपए प्रति क्विंटल की हमने बढ़ोतरी की है। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद अब तक किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से जो राशि भेजी जा रही है, वो पिछले 22 वर्षों में भेजी गई राशि से कहीं अधिक है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा सब्जियों की तरह फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में हमारी सरकार ने 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन और जैसे अनेक कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया है। इन नीतियों के तहत बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। यही नहीं, हमारी सरकार ने राज्य में विभिन्न योजनाओं और नीतियों को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे आज प्रदेश के किसानों का समग्र विकास सुनिश्चित हो रहा है। इसी का परिणाम है कि नीति आयोग भारत सरकार के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारा पूरे देश के अंदर उत्तराखंड उस इंडेक्स में पहले स्थान पर पूरे देश के अंदर आया है। वहीं हमने रोजगार उपलब्ध कराने वाले राज्यों में हमने 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। भाइयों बहनों, राज्य हित में भी हमने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिन्हें पूर्व की सरकारों ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते ठंडे बस्ते में डाल दिया था। एक और जहां हमने पूरे देश के अंदर सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, वहीं प्रदेश का सबसे देश का प्रभावी नकल कानून उत्तराखंड के अंदर लागू किया है। और उसके लागू होने के बाद अब तक 24,000 नियुक्तियां बिना किसी नकल के संपन्न हो चुकी हैं। भाइयों बहनों, सामान्य घर के बेटे बेटियों को आज
सभी सेवाओं में आने का अवसर मिल रहा है। इतना ही नहीं, देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी हम संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इसी संकल्प के साथ हमने सख्त धर्मांतरण रोधी कानून, सख्त दंगा रोधी कानून, लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। हमने लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हुए 7,000 एकड़ से भी अधिक जमीन को, सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। इसके साथ ही 250 से अधिक अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाने का काम किया है। इतना ही नहीं, हमने प्रदेश में ऑपरेशन टॉल नेमी भी प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से हम राज्य में सनातन धर्म को बदनाम करने वाले पाखंडियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं भाइयों बहनों। यही नहीं, हमारी सरकार ने राज्य में रसूखदार भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई करके स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड में अब भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रही संकल्प को पूरा करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है, हमारे इस संकल्प को पूरा करने हेतु हमारे सभी किसान, अन्नदाता भाई बहन आगे भी इसी प्रकार हमारी सरकार को अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे और हम सब मिलकर राज्य को कृषि के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम करेंगे और इसमें अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सभी भाइयों को सम्मान निधि की 20वीं किस्त आज प्राप्त हो रही है, उसकी मैं आप सबको बधाई देता हूं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी के कुछ दिग्गज नेताओं के परिजन को हार का सामना करना पड़ा और इसी प्रतिक्रिया को देते हुए बीजेपी विधायक खजान दास ने कहा है कि हार जीत और चुनाव का हिस्सा होता है और इसे सहजता से स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब कोई जनप्रतिनिधि किसी क्षेत्र में चुनाव जीतता है तो जनता परिवार के अन्य सदस्यों के आचरण और भूमिका को भी ध्यान में रखती है। संभवतः इसी कारण जनता ने कुछ परिजनों को नकारा है। उन्होंने आगे कहा कि जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है और उसे सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए। देखिए, हार और जीत लगा हुआ है और इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए कि जनप्रतिनिधि जब एक जगह से चुनाव फाइट करता है, जब जीत जाता है तो फिर परिवारवाद को भी देखना चाहिए। इसलिए जनता ने उसे नकारा है और जो जनता का डिसीजन है उसको हम स्वीकार करते हैं और आने वाले समय में हार जीत लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हार गए तो कोई बात नहीं, जीतेंगे भी, इसलिए चलते रहता है ये सिलसिला। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी के सेमीफाइनल वाले दावे को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये चुनावी स्थानीय स्वशासन की नींव है जिसका सीधा संबंध गांव की सरकार से होता है और इनका असर आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव पर सीधे तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी माना है कि चुनाव को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रत्येक चुनाव की परिस्थितियां और मुद्दे अलग होते हैं। प्रतिमा सिंह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी 2027 के लिए अपनी रणनीति पहले से ही तय कर चुकी है और पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी। देखिए, कोई भी चुनाव, अब लोकल चुनाव जब होते हैं, निगम चुनाव हुए तब भी सबने कहा कि ये सेमीफाइनल है, पंचायत चुनाव हो रहे हैं तब भी ये कहा जा रहा है कि 27 के लिए ये सेमीफाइनल है। देखिए, इसका परिणाम जो भी हो, और मुझे लगता है ये पंचायत के चुनाव है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव है, ये गांव की सरकार जो है चुनने का जो है कार्य करते हैं। बिल्कुल इसका असर 27 पे होगा, लेकिन ये बिल्कुल सिरे से जो है इसको नकारा भी नहीं जा सकता कि किसी भी चुनाव का असर दूसरे चुनाव पे इस तरीके से नहीं पड़ता। उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण को लेकर प्रदेश स्तर पर सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। इसी बीच बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार ने आरक्षण की प्रतिक्रिया को पूरी पारदर्शिता और संवैधानिक संतुलन के साथ लागू किया है। कमलेश इस प्रतिक्रिया को महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से आरक्षण की प्रक्रिया को बहुत ही सही और पारदर्शिता से किया है। उसमें महिलाओं को भी स्थान दिया है, उसमें SC ST को भी स्थान दिया है, उसमें साधारणतः जो चुनाव जीत करके हमारे उनको भी स्थान दिया गया है। तो आरक्षण पर किसी भी प्रकार का
कोई सवाल उठाना मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। और सरकार का और चुनाव आयोग ने जिस तरीके से इस आरक्षण को लेकर के, क्योंकि हर एक को अपना प्रतिनिधित्व मिले, हमारे यहाँ 12 सीटें हैं, यहाँ महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिले, SC/ST को भी प्रतिनिधित्व मिले, ये कहीं न कहीं इस हरिद्वार में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। इसी क्रम में मेला नियंत्रण भवन में संबंधित अधिकारियों में व्यापार मंडल के साथ समन्वय बैठक हुई है और इस दौरान व्यापारियों से दुकानों के बाहर पसर अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की मांग की गई, जिस पर व्यापारियों ने कहा कि हरिद्वार के सुनियोजित विकास और कानून व्यवस्था के लिए व्यापार मंडल पूरी तरह से सहयोग करेगा। वही प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बाजार के अलावा सार्वजनिक स्थानों और सरकारी जमीनों की भी अतिक्रमण मुक्ति की जाएगी। नेतृत्व में पूरा हम लोगों ने एक इंस्पेक्शन किया उसका, तो उसी के तहत आज हम लोगों ने बैठक बुलाई थी। उसमें व्यापार यह तय हुआ कि जो हमारे व्यापारी हैं वो अपनी दुकान से आगे कोई भी किस तरह का एनक्रोचमेंट नहीं करेंगे। और दूसरा जो हमारा ये अस्थायी एनक्रोचमेंट है, जो कि रोडीगोल वाला, भीमगौड़ा, फंदी, बैरागी कैंप में, इससे हम कल से प्रशासन इसको हटाने की कार्रवाई करेगा और कल आने वाले 10 दिन में इसको अतिक्रमण मुक्त करेगा। बैठक में ये भी आया कि टेम्परेरी कनेक्शन यूपीसीएल द्वारा दिए गए हैं, तो यूपीसीएल एक्शन को भी इसमें निर्देशित किया गया है कि वो एक हफ्ते के अंदर वो ऐसे सारे जो अवैधानिक टेम्परेरी कनेक्शन है सबको हटा दिया। बैठक हुई है, ये बहुत गंभीर मुद्दे पे बैठक थी और इस गंभीर मुद्दे को सभी अधिकारियों ने और सभी व्यापार मंडल के नेताओं ने बहुत गंभीरता से लिया। और सच्चाई है कि हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति को साफ सुथरा, सुंदर, स्वच्छ बनाया जाए। हम लोग हरिद्वार के नागरिक हैं, हरिद्वार के व्यापारी हैं। हम चाहते हैं कि हरिद्वार का एक सौंदर्यकरण हो, साफ सुथरा बने, एक प्लान बने, एक टाउन प्लानर होना चाहिए। हम सब इस बात के हैं और अधिकारियों ने हमारी बात का संज्ञान लेते हुए इस बात पे सहमति जताई है। और हमने ये कहा है कि जो सरकारी भूमि पे अतिक्रमण है वो हट जाए, फिर बाजार का अतिक्रमण अपने आप हट जाएगा। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के मध्य सड़क मार्ग बाधित होने के कारण बीते कुछ दिनों से अस्थायी तौर पर केदारनाथ की यात्रा रुकी हुई थी। केवल वापस आ रहे यात्रियों को सुरक्षा बलों की मदद से वैकल्पिक पैदल मार्ग से वापस लाया जा रहा था। आज मुख्य सड़क मार्ग जो भी कुछ हद तक पैदल चलने लायक हो चुका है, वहीं पर आगमन हेतु सुचारू होने पर सोनप्रयाग से यात्रियों के ग्रुप को गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ के लिए भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षतिग्रस्त हुए स्थल पर वाहनों के आवागमन सुचारू होने तक श्रद्धालुओं को तकरीबन 22 किलोमीटर पैदल केदारनाथ धाम की यात्रा करनी होगी। बारिश होने की दशा में यहां पर यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत आवागमन को स्थायी तौर पर रोक दिया जाएगा। साथ ही यात्रियों से अपील की गई है कि मौसम पूर्वानुमान के अनुसार ही अपनी यात्रा करें। संबंधित कार्यदायी संस्था यानी कि PWD के स्तर पर निरंतर मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर कार्रवाई की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीरज खंडवारी हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। नीरज, अस्थायी तौर पर रुकी केदारनाथ यात्रा एक बार फिर से सुचारू हो चुकी है। आखिरकार किन माध्यमों से ये यात्रा को सुचारू किया गया है? जी निश्चित, देखिए बीते 2-3 दिनों पहले जब केदारनाथ धाम में भारी बारिश यहाँ पे हुई थी और गौरीकुंड में एक चट्टान यहाँ पे खिसकी थी और उसके बाद जो सोनप्रयाग गौरीकुंड जो मार्ग है उसको बंद कर दिया गया था, क्योंकि इस सड़क का जो आधा हिस्सा है वो वॉश आउट यहाँ पे हो गया था। उसकी वजह से यात्रा को यहाँ पे रोका गया था। लेकिन आज स्थायी तौर पे जो सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग है उसमें थोड़ा आवाजाही के लिए मार्ग को खोला गया है। वहीं लगातार PWD विभाग जो सड़क का वॉश आउट होता है उसको ठीक करने में लगा है। हालांकि अभी भी जो रुद्रप्रयाग के SP हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी यात्री आ रहे हैं वो मौसम की नजाकत को देखते ही यात्रा करें और भारी बारिश जब होगी तो ऐसे में जो मार्ग यहाँ पर वैकल्प अस्थायी रूप से तैयार हो रहा है उसमें भी दिक्कत आएंगे, तो ऐसे में यात्रा करने से आम जो यात्री हैं उनको परहेज करना पड़ेगा। जी बिल्कुल नीरज, अगर तस्वीरों को भी देखा जाए, हालातों को देखा जाए तो लगातार समस्या अभी भी बरकरार है। तो ऐसे में इतने छोटे मार्ग से यहाँ से यात्रियों को वापस भेजा तो जा रहा है, लेकिन आखिरकार सुरक्षा के दृष्टिगत क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी निश्चित, देखिए अगर आज की बात करें तो यात्रा शुरू हो गई है। हालांकि प्रशासन की टीमें वहाँ पे मौजूद हैं, SDRF, DDRF वगैरह तमाम टीमें वहाँ पे मौजूद हैं और जो यात्री केदारनाथ से नीचे आ रहे हैं उनको भी आने दिया जा रहा है। जो केदारनाथ जा रहे हैं केदारनाथ की यात्रा भी सुचारू हो गई है।
लेकिन जिस तरह से वास आउट यहाँ पे सड़क हुई थी, वो काम भी यहाँ पे जारी है। पीडब्ल्यूडी लगातार सड़क को खोलने का और चौड़ीकरण का काम यहाँ पे कर रहा है, लेकिन वही तमाम जो विभाग है, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो, प्रशासन की बात करें, चाहे तमाम विभाग भी यहाँ पे मौजूद है। प्रशासन की मौजूदगी में ही यात्रा को सुचारू किया जा रहा है। ठीक है नीरज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, केदारनाथ पैदल मार्ग पूरी तरह से सुचारू किया गया है, लेकिन अस्थायी सेवा यहाँ पर दी जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जोशीमठ के हेलंग के पास टीएचडीसी जल विद्युत परियोजना की सहायक कंपनी एचसीसी कंपनी के डैम साइट के ऊपर अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे की तरफ आ गया। बताया जा रहा है कि डैम साइट पर 200 मजदूर काम कर रहे थे। हालांकि कुछ मजदूरों को चोटें आई हैं। जानमाल के नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं है। लगातार हो रही बारिश के बाद अब पहाड़ों में इसी तरीके से पहाड़ टूट रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ नीरज कंडारी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानकारी जुटा लेते हैं। नीरज, डैम साइट के ऊपर पहाड़ का एक बड़ा बोल्डर आकर गिरा है। आखिरकार वहां पर कहा जा रहा है कि 200 मजदूर उस वक्त काम कर रहे थे। आखिरकार क्या कुछ खबर आ रही है, क्या कोई जनहानि? जी निश्चित, देखिए बिल्कुल जोशीमठ हेलंग का ये मामला है, जहाँ पे टीएचडीसी की जो कंपनी है उसके साइड में जो एक दूसरी कंपनी है सीएससी कंपनी, वहाँ पे ऊपर से चट्टान टूटे। उस समय वहाँ पे 200 से करीब यहाँ पे मजदूर जो है काम कर रहे थे। गनीमत ये रही कि जो उन लोगों को नुकसान निवारण की चोटी खैर आई है, कुछ मजदूरों को आई है। तो वही जिस तरह से चट्टान टूटी तो तहसील प्रशासन जोशीमठ है और एनडीआरएफ वगैरह तमाम टीमें यहाँ पे रेस्क्यू कार्य के लिए यहाँ पे भेज दी गई है। बिल्कुल, ये जगह बिल्कुल संवेदनशील बनी हुई है और उससे खतरा लगातार बना हुआ है। आखिरकार अब आगे के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं? जी निश्चित, बिल्कुल देखिए जिस तरह से पहाड़ी गिरी है तो पहाड़ी क्षेत्र है और बरसात के समय पे लगातार ऐसे मामले होते रहते हैं और इसके लिए जो प्रशासन अलर्ट है और जो यात्री वहाँ पे थे वो यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पे भेजा जा रहा है और ये यहाँ पे कार्य गतिमान चल रहा है। ठीक है नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों पर नजर बनाए रखिएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रुड़की से है, जहां पर छबरेड़ा थाना क्षेत्र के कोतवाली आलमपुर में रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ है, जिसमें जमकर लाठी डंडे चले हैं और इस दौरान एक पक्ष ने तमंचे से गोली भी चलाई है, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही गाँव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पूरा मामला तो ये है कि वह कल तो खेत पर चढ़े ये बालिस्टर वगैरह और आज घर पर आए हम। घर पर जब रुका उड़ा सुना तो ये बाहर निकले, एकदम उन्होंने हथियार से उनके हाथ में गोली चलाई, इधर लग गई। रेफर कर रहे ना, ये इसमें कह रहे पुरानी तो बच्चों में झगड़ा हो गया था ये तो 1.5 महीने पहले हो गया था। हम सोचते थे भाई चलो वैसे ही बच्चों की बात है, अब वो सब ज़्यादा उसको लेकर चल। अगली खबर उत्तरकाशी के डूंडा प्रखंड से है, जहां पर देवीधार के पास एक होटल में युवकों ने होटल कर्मी द्वारा बिल के रुपए मांगने पर होटल कर्मी पर युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोग पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटना 31 जुलाई की बताई जा रही है। घायल युवक के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस को परिजनों की तरफ से तहरीर दी गई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डोईवाला में भारतीय सेना के महानिरीक्षक अशोक कुमार ने फ्लैग ऑफ कर सीमा सुरक्षा बल के 25 पर्वतारोहियों को रवाना करा है। आपको बता दें 2 अगस्त को 3 सितंबर तक सीमा सुरक्षा बल का पर्वतारोहण अभियान चलेगा और इस दल का नेतृत्व एवरेस्ट विजेता लवराज सिंह धर्मशक्तु करने जा रहे हैं। अभियान का उद्देश्य पर्वतारोहण कौशल और शैक्षणिक क्षमताओं को बढ़ाने और सन 1995 में बीएसएफ के 13 पर्वतारोहियों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है, जो कि लद्दाख क्षेत्र के सांसेर कांगड़ी एक चोटी के आरोहण के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए थे। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पड़े कूड़े कचरे को सड़क मार्ग तक लाएंगे और स्वच्छ भारत संदेश भी प्रसारित करेंगे। पिटीशन है, उसमें महिला और पुरुष दोनों हैं। तो
दोनों की क्षमता बराबर है, ये हम बताना चाहते हैं। प्लस क्या है कि एक्सपीडिशन में हम ना केवल उन 4 चोटियों को फ़तह करेंगे जो 6000 मीटर से ऊंची है, बल्कि वहाँ पे जो कचरा, गंदगी और जो इस तरह के लोग फेंक के गए हैं, नेचर को प्रदूषित किया है, उनको हम वापस लेके आएंगे। और ये जो हमारी टीम है, जो 22 सदस्यों की टीम है, वो पूरे जितना मैक्सिमम कचरा होगा वहाँ से ला के नीचे लेके आएगा, ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस को हम मेंटेन कर सकें। और जनता को हम एक संदेश दें कि भाई नेचर हम सबकी है, हम सबको इसका ख्याल रखना है और सबको इसको सफाई पे ध्यान देना है। हमारे टोटल इसमें 22 मेंबर्स हैं माउंटेनियरिंग के, और इसमें 6 महिलाएं भी हैं। और ये पूरा 1 महीने का टूर है। और हम लोग यहाँ से देहरादून से जाएंगे और मनाली होते हुए रास्ते में लेह तक जो 4 पीक्स हमने चुने हुए हैं 6000 प्लस के, उसको करेंगे। और उसमें हमारा जितने भी नए हम लोग जो हमारे नए क्लाइंबर हैं उनको भी हम प्रमोट करेंगे और इनको उस पीक तक ले जाएंगे। और फिर आने वाले टाइम में 7000 फिर 8000 मीटर का हम लोग जो प्रपोज बना रखा हमने उसको करेंगे। तो बीएसएफ का मेन मकसद है कि नए लोगों को भी लेके आना है और उनको भी कराने हैं, और सारे जितने भी एडवेंचर से जुड़े हुए लोग हैं उनको इस मैसेज जाए कि भाई एक माउंटेनियरिंग भी होता है, इन्वायरमेंट से जो है उसको लगाव भी है और इन्वायरमेंट को सेव करता है, यही मेन मकसद है। ये बीएसएफ एडवांस हाई एल्टीट्यूड अल्पाइन ट्रेनिंग और माउंटेनिंग एक्सप्रेशन दोनों साथ में है। इस अभियान के दौरान बीएसएफ 4-6000 मीटर से ऊंची चोटियों पे बीएसएफ और देश का झंडा फहराने के साथ साथ वहाँ जो पुराने एक्सपीडिशनों के द्वारा छोड़ा गया अगर कुछ गार्बेज है तो उसको भी हम नीचे लेके आएंगे, जो कि एक स्वच्छ भारत क्लीन हिमालय सेव ग्लेशियर कैंपेन को हम बढ़ावा देंगे। इस अभियान में टोटल 25 लोग हैं, जिसमें है 22 क्लाइंबर हैं और उसमें 6 महिला क्लाइंबर भी शामिल है, और एक संचार यानी कि कम्युनिकेशन के हैं, एक मेडिकल का है और एक एडम के तौर पे टोटल 25 लोग हैं। कितनी दिन का सर ये? आज से यानी कि 2 अगस्त से और 3 सितंबर तक संपूर्ण होगा ये। और अभियान के अंत में यही टीम नुब्रा वैली में एक गांव है पनामिक, वहाँ पे 1995 में बीएसएफ एक एक्सप्रेशन था ससर कांगरी, उसमें अवलांच में हमारे 13 माउंटेनियर्स शहादत दिया था उन्होंने, तो उनके वहाँ पे एक स्मृति चिन्ह बनाया हुआ है, वहाँ पे कंडोलेंस सेरेमनी में भी शामिल होंगे ये अभियान। हमारा लगभग 30 डेज़ का होगा एक्सपीडिशन, और इसका उद्देश्य ये रहेगा कि हम एकदम फतेह करके आएंगे माउंटेन। इसके अलावा वहाँ भी जितने भी पहले के एक्सपीडिशन की जो रखे हुए कचरा वगैरह जो फेंका हुआ उनको साफ़ करके अपने साथ लाने का भी हमारा मोटो है। इसके साथ साथ महिला सशक्तिकरण को भी सपोर्ट करने का है, और बीएसएफ ने हमें ऐसा मौका दिया है अपने पैशन को फॉलो करने का, और इतने अच्छे से हमको ट्रेनिंग दिया है, अच्छे स्टार्टिंग से बेसिक एडवांस और उसके बाद कंडीशनिंग, उसके बाद इसके अलावा भी और हमने इससे पहले भी एक एक्सपीडिशन किया हुआ है माउंट मुकुट, जो कि 7000 फीट का है, 7000 मीटर का है सॉरी। और हमें अब तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। यहाँ पे कुल मिलाकर 6 लड़कियाँ हैं, हमारी टीम में तो 12 लड़कियाँ हैं, लेकिन अभी इस एक्सपीडिशन के लिए हम 6 लड़कियाँ जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे मेल मेंबर्स भी हैं और सपोर्टिंग टीम भी है, सब है, और हमें बहुत सपोर्ट मिलता है बीएसएफ की तरफ से। 2 दिन पूर्व जसपुर में बिजली विभाग कर्मचारी सतीश कुमार जोशी की लाइन ठीक करते समय करंट लगने से मौत हो गई थी। अब जसपुर बिजली विभाग जेई अजहर पर उच्च अधिकारियों की गाज गिरी है। बता दें कि जेई अजहर को सस्पेंड कर काशीपुर हाइडल में अटैच किया गया है और जल्द ही टीम बनाकर घटना की जांच की जाएगी। हाँ, कल शाम लगभग 8:30 बजे एक दुर्घटना घटी थी लाइन में काम करते हुए। तो इसका हमें बड़ा दुख है, और इसमें जो भी हमसे सहायता हो सकती है उसको हम करेंगे, और हम इसकी जांच भी करेंगे कि ये इसका कारण क्या रहा, और बड़ा दुख का विषय। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।